धनपयातः प्रथमः अथ दर्शी ग्रहः द्वितीयः धनपः तृतीयः तत्पाक भुक्तौ धनलाभमेति क्रमेण तत्कारक ग्रह मूलात्। इस श्लोक के अनुसार सबसे पहले उस ग्रह को देखें जो द्वितीय भाव में स्थित है, उसके बाद उस ग्रह को जो द्वितीय भाव को दृष्टि दे रहा है, और अंत में उस ग्रह को देखें जो द्वितीय भाव का स्वामी है। इन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा भुक्ति के दौरान जातक को धन की प्राप्ति होती है। ये धन उन्हीं ग्रहों के कारकत्व यानी संकेतित स्रोतों के अनुसार प्राप्त होता है, और ये फल क्रमशः पहले द्वितीय भाव में स्थित ग्रह, फिर दृष्टि देने वाला ग्रह और अंत में द्वितीय भाव के स्वामी के अनुसार मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में धन प्राप्ति काल का विचार अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ है, जिसे जाटक पारिजात तथा दैवज्ञाभरणम जैसे प्राचीन ग्रंथों में विशेष रूप से समझाया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार द्वितीय भाव को धन का मुख्य कारक माना गया है, और धन प्राप्ति के समय को जानने के लिए 3 प्रकार के ग्रहों का विश्लेषण आवश्यक होता है। पहला वो ग्रह जो द्वितीय भाव में स्थित हो, दूसरा वो ग्रह जो द्वितीय भाव को दृष्टि दे रहा हो, और तीसरा द्वितीय भाव का स्वामी। जाटक पारिजात के अनुसार इन ग्रहों की दशा और भुक्ति काल में जातक को धन लाभ होता है, और इसमें प्राथमिकता का क्रम भी स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले द्वितीय भाव में स्थित ग्रह, फिर दृष्टि देने वाला ग्रह और अंत में द्वितीय भाव का स्वामी। इसका अर्थ यह है कि इन ग्रहों की दशाएं जीवन में ऐसे समय लाती हैं जब धन प्राप्ति के अवसर उत्पन्न होते हैं। दूसरी ओर दैवज्ञाभरणम इस सिद्धांत को और अधिक व्यावहारिक बनाता है और प्राथमिकता के क्रम में थोड़ा परिवर्तन करता है। इसके अनुसार सबसे पहले महत्व उस ग्रह को दिया जाता है जो द्वितीय भाव को दृष्टि देता है, फिर उस ग्रह को जो द्वितीय भाव में स्थित है, और अंत में द्वितीय भाव के स्वामी को। साथ ही ये ग्रंथ एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त शर्त भी जोड़ता है कि अधिक मात्रा में धन तभी प्राप्त होगा जब इन धन कारक ग्रहों का गोचर में आपस में संयोग हो और उसी समय उनकी दशा या भुक्ति भी चल रही हो। इस प्रकार केवल दशा पर्याप्त नहीं है, बल्कि गोचर का समर्थन भी आवश्यक है, जिसे धन कारक संयोग कहा गया है। यहाँ ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि इन श्लोकों में जिस धन कारक ग्रह से अभिप्राय है, सामान्यतः माने जाने वाले गुरु और शुक्र से नहीं है, बल्कि वे ग्रह हैं जो द्वितीय भाव से किसी न किसी रूप में जुड़े हों, अर्थात जो वहां स्थित हों, उसे दृष्टि दे रहे हों या उसके स्वामी हों। इस प्रकार किसी भी कुंडली में धन कारक ग्रहों की संख्या 1 से लेकर 7 तक हो सकती है। यदि किसी जातक के जीवन में इन ग्रहों की महादशाएं नहीं भी आती, तो भी उनकी भुक्तियां विभिन्न दशाओं में अवश्य आती हैं, और उन समयों में विशेषकर जब गोचर में उनका संयोग बनता है, धन प्राप्ति के योग सक्रिय हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जिस धन की चर्चा की गई है वो सामान्य परिश्रम से अर्जित आय नहीं है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग अपनी आजीविका खेतों, कारखानों, व्यवसाय या नौकरी के माध्यम से कमाते हैं, जो नियमित आय का स्रोत है। किंतु इन श्लोकों में वर्णित धन का अर्थ है ऐसा धन जो बिना विशेष प्रयास के प्राप्त होता है, अर्थात भाग्यवश मिलने वाला धन। इसमें विरासत, वसीयत, उपहार, दहेज, छिपा हुआ खजाना, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार से अचानक लाभ या यहाँ तक कि अनैतिक साधनों जैसे रिश्वत, गबन या धोखाधड़ी से प्राप्त धन भी शामिल है। सरल शब्दों में ये अयत्न रहित धन है जो व्यक्ति के प्रयास से अधिक उसके भाग्य और परिस्थितियों के संयोग से प्राप्त होता है। हालांकि इस प्रकार का धन स्थायी नहीं माना गया है। यदि कुंडली में मजबूत राजयोग या धन योग नहीं हो तो इस प्रकार से प्राप्त संपत्ति के टिके रहने की संभावना कम होती है। प्रायः देखा गया है कि ऐसा धन व्यक्ति द्वारा शीघ्र ही खर्च कर दिया जाता है या जोखिमपूर्ण कार्यों में नष्ट हो जाता है। इसलिए केवल धन प्राप्ति ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके संरक्षण और सही उपयोग के लिए कुंडली में अन्य शुभ योगों का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार इन प्राचीन सिद्धांतों के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि धन प्राप्ति का समय केवल दशा से नहीं बल्कि ग्रहों के आपसी संबंध और गोचर के समन्वय से निर्धारित होता है, और ये धन मुख्यतः भाग्य आधारित, आकस्मिक और असामान्य स्रोतों से संबंधित होता है। Take example chart. December 31, 1915, time 7:44 p.m., place 72E 3700 seconds, 23N 0200 seconds, India। इस कुंडली में कर्क लग्न उदित हो रहा है, जिसका स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित है। लग्न भाव में केतु विराजमान है। मंगल द्वितीय भाव लियो में स्थित है। चतुर्थ भाव लिब्रा में चंद्रमा स्थित है। छठे भाव सेजिटेरियस में सूर्य और बुध की युति है। सप्तम भाव कैप्रिकॉन में राहु और शुक्र स्थित हैं। अष्टम भाव एक्वेरियस में गुरु विराजमान है और द्वादश भाव जेमिनाय में शनि वक्री अवस्था में स्थित है। धन प्राप्ति विश्लेषण। द्वितीय भाव
दिए गए श्लोक के अनुसार धन प्राप्ति के स्रोतों और समय का निर्धारण द्वितीय भाव धन भाव के प्रभाव के आधार पर इस प्रकार किया जाएगा। नंबर 1, द्वितीय भाव में स्थित ग्रह मंगल। श्लोक के अनुसार सबसे पहले धन प्राप्ति उस ग्रह की दशा में होती है जो द्वितीय भाव में बैठा हो। यहाँ मंगल सिंह राशि में द्वितीय भाव में स्थित है। मंगल यहाँ योग कारक पंचमेश होकर धन भाव में बैठा है, जो एक अत्यंत शुभ धन योग बनाता है। मंगल के कारकत्व के अनुसार जातक को भूमि, संपत्ति, साहसिक पूर्ण कार्यों, तकनीक, स्पेक्युलेशन, शेयर मार्केट, कमोडिटीज या प्रशासन के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। सबसे पहले फल मंगल की दशा अंतरदशा में प्राप्त होगा। नंबर 2, द्वितीय भाव को दृष्टि देने वाले ग्रह गुरु। द्वितीय प्राथमिकता उन ग्रहों की होती है जो इस भाव को दृष्टि दे रहे हैं। अष्टम भाव में स्थित गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। गुरु भाग्येश नवमेश भी है। गुरु की दृष्टि के कारण जातक को ज्ञान, परामर्श, पैतृक संपत्ति या आध्यात्मिक या शिक्षण कार्यों से धन लाभ होता है। मंगल के बाद गुरु की भुक्ति या दशा धन आगमन के लिए महत्वपूर्ण होगी। नंबर 3, द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य। अंत में धन प्राप्ति का फल द्वितीय भाव के स्वामी धनेश की दशा में मिलता है। इस कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है, जो छठे भाव में स्थित है। सूर्य के कारकत्व के अनुसार जातक को सरकारी क्षेत्रों, उच्च अधिकारियों या सेवा क्षेत्र के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। श्लोक के क्रम के अनुसार सूर्य की दशा या अंतरदशा अंतिम चरण में स्थिर धन की प्राप्ति कराएगी। उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर 2 अत्यंत प्रमुख धन प्राप्ति के काल इस प्रकार बताए गए हैं। पहला, बृहस्पति महादशा 96 जुलाई 1926 से 10 जुलाई 1942 के दौरान, विशेष रूप से मंगल की भुक्ति 8 मार्च 1939 से 12 फरवरी 1940 में। प्लीज चेक जुपिटर इन ट्रांजिट ड्यूरिंग नवंबर 7, 1938 टू अप्रैल 9, 1939। इस अवधि में जब जातक की आयु लगभग 25-26 वर्ष की थी, उसे कपास, कॉटन के सट्टा व्यापार से 5 अंकों तक की बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। दूसरा, शनि महादशा 10 जुलाई 1942 से 9 जुलाई 1961 के दौरान, विशेष रूप से बृहस्पति की भुक्ति 27 दिसंबर 1958 से 9 जुलाई 1961 में। इसी समय गोचर में मंगल, बृहस्पति और शनि तीनों ग्रह धनु राशि में एक साथ स्थित थे, जो जनवरी 1960 से 5 फरवरी 1960 का काल था। इस अवधि में भी जातक को शेयर बाजार के सट्टा से पुनः 5 अंकों तक की बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। इन दोनों ही घटनाओं में गोचर का बृहस्पति अत्यंत शक्तिशाली था, क्योंकि वो अपनी स्वयं की राशि में स्थित था, जिससे धन प्राप्ति के योग और अधिक प्रबल हो गए। लग्न विश्लेषण। राशि चार्ट में लग्न कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र के पाद 2 में स्थित है। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक विस्तृत होता है और पाद 2 विशेष रूप से 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट कर्क के बीच आता है, जो लग्न की स्थिति को दर्शाता है। इसके नवांश स्थान को निर्धारित करने के लिए पूरे राशि चक्र को 108 समान भागों में बांटा जाता है, जिनमें प्रत्येक का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है और गिनती 0 डिग्री मेष से शुरू होती है। इस क्रम में मेष 9 नवांश, वृषभ 18 नवांश, मिथुन 27 नवांश तक पहुंचते हैं। कर्क राशि में प्रवेश करने पर यह क्रम आगे बढ़ता है और लग्न 30वें नवांश भाग में आता है। बृहस्पति विश्लेषण। राशि चार्ट में बृहस्पति कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के पाद 3 में स्थित है। ये नक्षत्र 20 डिग्री कुंभ से 3 डिग्री 20 मिनट मीन तक फैला होता है और पाद 3 विशेष रूप से 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री 00 कुंभ के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार क्रम मेष से शुरू होकर मकर तक 90 नवांश पूरे करता है और कुंभ में आगे बढ़ते हुए बृहस्पति 99 नवांश में स्थित होता है। शुक्र विश्लेषण। शुक्र मकर राशि में श्रवण नक्षत्र के पाद 1 में स्थित है। ये नक्षत्र 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट मकर तक फैला होता है और पाद 1 10 डिग्री 00 से 13 डिग्री 20 मिनट मकर के बीच आता है।
नवांश गणना के अनुसार मकर राशि में ये 85वें नवांश भाग में स्थित होता है। चंद्रमा विश्लेषण। चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के पाद 2 में स्थित है। ये नक्षत्र 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री मीन तक विस्तृत होता है और पाद 2 10 डिग्री 00 से 13 डिग्री 20 मिनट तुला के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार तुला में ये 58वें नवांश भाग में स्थित होता है। बुध विश्लेषण। बुध धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के पाद 4 में स्थित है। ये नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट धनु तक फैला होता है और पाद 4 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट धनु के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार बुध 80वें नवांश भाग में स्थित होता है। राहु विश्लेषण। राहु मकर राशि में श्रवण नक्षत्र के पाद 2 में स्थित है। ये पाद 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट मकर के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार राहु 86वें नवांश में स्थित होता है। केतु विश्लेषण। केतु कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र के पाद 4 में स्थित है। ये पाद 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट कर्क के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार केतु 32वें नवांश भाग में स्थित होता है। सूर्य विश्लेषण। सूर्य धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के पाद 1 में स्थित है। ये नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट धनु के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार सूर्य 77वें नवांश भाग में स्थित होता है। मंगल विश्लेषण। मंगल सिंह राशि में मघा नक्षत्र के पाद 3 में स्थित है। ये पाद 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री सिंह के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार मंगल 39वें नवांश में स्थित होता है। शनि विश्लेषण। शनि मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के पाद 1 में स्थित है। ये पाद 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट मिथुन के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार शनि 25वें नवांश भाग में स्थित होता है। पहला महत्वपूर्ण चरण बृहस्पति महादशा 1926 से 1942 के दौरान विशेष रूप से मंगल की भुक्ति 8 मार्च 1939 से 12 फरवरी 1940 में सक्रिय होता है। इस समय नवमांश प्रोग्रेशन को यदि इंक्लूसिव तरीके से समझें तो मून 58वें नवमांश पर स्थित है और मर्क्यूरी 80वें नवमांश पर। अब 58 से 80 तक की गणना करते समय दोनों को शामिल किया जाता है, जिससे ये अंतर 23 नवमांश बनता है। यही 23 नवमांश लगभग 23 वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, जो जातक की उस आयु लगभग 25-26 वर्ष से मेल खाता है जब वास्तविक जीवन में महत्वपूर्ण वित्तीय घटना घटित हुई। इसी प्रकार सन 77वें नवमांश पर स्थित है और जुपिटर 99वें नवमांश पर, और यहाँ भी इंक्लूसिव गणना करने पर 23 नवमांशी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मून टू मर्क्यूरी और सन टू जुपिटर प्रोग्रेशन दोनों एक ही समय अवधि को सशक्त रूप से संकेत करते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उस अवधि में मानसिक मून, बौद्धिक व्यापारिक मर्क्यूरी और विस्तार धन जुपिटर से संबंधित कारक एक साथ सक्रिय हो गए थे। जब इसे उस समय के बृहस्पति के अनुकूल गोचर विशेष रूप से नवंबर 1938 से अप्रैल 1939 के साथ जोड़ा जाता है तो ये संयोजन अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को कपास के सट्टा व्यापार से 5 अंकों तक की उल्लेखनीय धनराशि प्राप्त हुई। दूसरा प्रमुख चरण शनि महादशा 1942 से 1961 के दौरान विशेष रूप से बृहस्पति की भुक्ति 27 दिसंबर 1958 से 9 जुलाई 1961 में सामने आता है। यहाँ भी वही इंक्लूसिव सिद्धांत लागू होता है। मार्स 39वें नवमांश पर स्थित है और मर्क्यूरी 80वें नवमांश पर। 39 से 80 तक इंक्लूसिव गणना करने पर 42 नवमांश का अंतर प्राप्त होता है, जो लगभग 42 वर्षों के जीवन काल को दर्शाता है और उस समय की वास्तविक आयु से मेल खाता है। इसी प्रकार मून से जुपिटर की प्रोग्रेशन को भी इंक्लूसिव तरीके से गणना की जाए तो ये भी 42 नवमांशी प्राप्त होते हैं, जो उसी आयु बिंदु को पुनः पुष्ट करते हैं। आगे जुपिटर 99 से केतु की प्रोग्रेशन को यदि चक्र के रूप में 99 से 108 और फिर 32 तक इंक्लूसिव तरीके से गिना जाए तो ये भी 42 नवमांश का ही अंतर देता है। इस प्रकार तीनों प्रोग्रेशन एक ही आयु पर केंद्रित होकर एक अत्यंत सशक्त संकेत प्रदान करते हैं। जब इस नवमांश एक्टिवेशन को गोचर के साथ जोड़ा जाता है, विशेष रूप से जनवरी 1960 से 5 फरवरी 1960 के बीच धनु राशि में मंगल, बृहस्पति और शनि का एक साथ होना, तो ये योग अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि में पूर्ण बल में स्थित था। परिणाम स्वरूप जातक को पुनः शेयर बाजार के सट्टा से 5 अंकों तक की बड़ी धनराशि प्राप्त हुई।
इन दोनों घटनाओं से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्पष्ट होता है कि जब ग्रहों के बीच का ये इंक्लूसिव नवमांश अंतर जीवन की वास्तविक आयु से सटीक रूप से मेल खाता है और उसी समय गोचर में विशेष रूप से बृहस्पति की शक्ति सक्रिय होती है, तब जीवन में वित्तीय उन्नति के असाधारण अवसर उत्पन्न होते हैं।